अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी जैसे कि आपने पढ़ा था कि एक्यूरेसी वर्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट आई है, मींस कि जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है उसके कितना करीब आंसर आया है, ये कहलाता है एक्यूरेसी। अब यहाँ पर हम बात जिस एक्यूरेसी की करने लगे हैं, ये हमारे पास है कि जो हमारे पास गुड लैब प्रैक्टिस में जो मेथड आप अडॉप्ट करेंगे, क्या आपका मेथड वैलिड है कि नहीं है। मेथड वैलिडेशन में आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक्यूरेसी को पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी मेथड की एक्यूरेसी क्या है। क्लोजनेस ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू फॉर द सैंपल। आप जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो आपके सैंपल की वैल्यू जो है उसका आंसर वही देता है जितना कि एक्चुअली ट्रू वैल्यू या जितना उसका आंसर होना चाहिए। ये आपके पास कहलाता है उस मेथड की एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं। अब डेफिनेट बात है कि इसमें हमारे पास और चीजों को भी आपने कंसीडर करना है कि आपकी सैम्पलिंग सही से हुई हो, सैंपल का जो प्री ट्रीटमेंट है वो सही से हो, सैंपल इकट्ठा सही तरीके से किया गया हो। अगर ये चीजें भी अगर आपने सही से नहीं की तो भी क्या होगा, आपका मेथड जो है वो प्रॉपरली आप उसको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मतलब ये भी हो सकता है कि आपका मेथड बिल्कुल सही हो लेकिन आपकी चूंकि सैम्पलिंग में ही मसला था इसलिए आपका आंसर ठीक नहीं आया। तो जब भी मेथड को वैलिडेट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी बाकी तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, अप टू द लेवल, अप टू द मार्क होनी चाहिए, सैम्पलिंग वगैरह बिल्कुल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब हमारे पास किसी भी मेथड की एक्यूरेसी के लिए तीन वेज हैं। नंबर वन आ जाता है एनालिसिस ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कंपैरिजन विद रिजल्ट्स यूजिंग अनदर मेथड टू बी एक्यूरेट। और थर्ड मेथड आपके पास क्या है, रिकवरी स्टडीज। ठीक है, पहला मेथड क्या है कि आप अपने जिस भी चीज को कंपेयर करना चाह रहे हैं, जिस भी सैंपल को एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक स्पेसिफिक रेफरेंस मटेरियल यूज कर लें। दूसरा क्या है, अपने मेथड को पहले से किसी और रिपोर्टेड मेथड के साथ कंपेयर कर लें। और थर्ड क्या है, रिकवरी स्टडीज है। अब हम इन तीनों वेज को बारी बारी देखेंगे। सबसे ज्यादा जो इसमें से प्रेफरेबल वे है वो ये वाला है, ए वाला। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर बी वाला। और अगर हम बी भी ना कर पाए तो फिर हम कौन सा करेंगे, सी वाला। ठीक है, ये हमारे पास इनकी क्या है, अरेंजमेंट है कि हम ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपको उन्होंने सी पार्ट एक्सप्लेन किया है, रिकवरी स्टडीज। रिकवरी स्टडीज हम कैसे परफॉर्म करते हैं, बाय स्पाइकिंग। स्पाइकिंग क्या होती है कि आप अपने सैंपल के अंदर नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है वो ऐड कर देते हैं, चाहे अपने सैंपल के अंदर ऐड कर दें या चाहे ब्लैंक के अंदर ऐड कर दें। और फिर आप उसकी रीडिंग लेते हैं, उससे आइडिया होता है कि क्या आपका मेथड देखें। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि मेरे पास लेड का 2 ppm सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, अब मुझे अपने मेथड को चेक करना है। ठीक है, मैं इसके अंदर अपने सैंपल की नोन अमाउंट ऐड कर दूंगी। मैं सपोज इसके अंदर लेड का 1 ppm ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने चूंकि 1 ppm ऐड किया है, ये नोन अमाउंट में ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, स्पाइकिंग कहलाएगा। अब होगा क्या, अब जब मैं इस टोटल पूरे सैंपल की यानी 3 ppm की जब रीडिंग लूंगी तो मुझे ये बात पता होगी कि मैंने 1 ppm खुद ऐड किया था, उसकी वजह से इतनी रीडिंग आनी चाहिए। अगर तो उतनी ही आती है जितनी आनी चाहिए, इट मीन्स कि आपका मेथड बिल्कुल सही है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर वो इतनी नहीं आती, कम आती है, तो इट मीन्स कि आपका मेथड क्या है, सही आंसर नहीं दे रहा। तो रिकवरी स्टडीज बेसिकली क्या है, इसमें आप स्पाइकिंग करते हैं, एनालाइट की एक नोन क्वांटिटी आप ऐड करते हैं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता होता है कि अगर आपने 1 ppm डाला है तो उसके डालने से वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, एब्जॉर्बेंस में, जो भी आपकी रीडिंग है उसमें कितना चेंज आएगा। फर्स्ट मेथड आपके पास ये वाला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड मेथड आ जाता है। इसमें आप अच्छा ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, स्पाइक रिकवरी क्या है। स्पाइक रिकवरी कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पाइक्ड इनटू द सैंपल, कि आपने कितनी क्वांटिटी में जो सैंपल के अंदर जो है वो आपने स्पाइकिंग की। स्पाइकिंग क्या है, नॉन क्वांटिटी ऑफ सैंपल ऐड करना, वो आपने कितनी की, और उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आया इंस्ट्रूमेंट का, विच इज मेजर टू बी प्रेजेंट बाय द मेथड, वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ द अमाउंट दैट इज रिकवर्ड।
अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम स्पाइकिंग नहीं कर पाते तो हमारे पास एक और वे है, क्योंकि स्पाइकिंग करने से हमारे पास इंटरफेरेंसेस के भी चांसेस हैं। तो दूसरा हमारे पास वे ये है कि हम क्या करें कि कोई स्टैंडर्ड मेथड यूज करें और उस मेथड के साथ अपने मेथड को कंपेयर कर लें, यूज ऑफ टू इंडिपेंडेंट मेथड्स। हम अपने मेथड को चेक करना चाह रहे हैं, हम क्या करें कि देखें कि पहले से प्रीवियस जो हमारे पास लिटरेचर है, लिटरेचर आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, आपको जर्नल से मिलता है, रेफरेंस बुक से मिलता है, स्टैंडर्ड मेथड्स की जो बुक्स है वहां से मिलता है। आप देखेंगे कि आपके सैंपल के लिए, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उसके लिए स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है। ठीक है, आप वो स्टैंडर्ड मेथड ढूंढेंगे जो कि पिछली बुक्स वगैरह में आपको दिया हुआ है, और आप क्या करेंगे उस मेथड के साथ अपने मेथड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों मेथड्स रन करेंगे और देखेंगे कि क्या जो उनका मेथड है जिसके बारे में वो श्योर हैं, क्या आपका मेथड भी उसी तरह के रिजल्ट देता है या नहीं देता। अगर तो दोनों के सेम रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मेथड वैलिड है, एक्यूरेट है। अगर आपका मेथड जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देता जैसा कि पहले से रिपोर्टेड मेथड देता है, तो इट मींस कि आपका जो मेथड है वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये आपके पास हो गई सेकंड टाइप। थर्ड टाइप आपके पास क्या है कि आप एक रेफरेंस मटेरियल यूज कर लें। रेफरेंस मटेरियल क्या होगा, ये वो मटेरियल होगा जो आपके सैंपल से मिलता जुलता होगा, इसको आप एज अ स्टैंडर्ड एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स निस्ट हैज द गोल ऑफ इंश्योरिंग accurate and compatible measurements through the development, certification and distribution of standard reference material SRMs। जैसे आप लोग पढ़ते हैं आयु पैक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी नॉमेनक्लेचर से डील करती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास निस्ट जो है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट है स्टैंडर्ड्स का, और ये हमारे पास, इनके पास जो है 1000+ जो है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल है। वो रेफरेंस मटेरियल आपकी किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वो आपकी जो है साइंसेस से, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, हेल्थ मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट, किसी भी किस्म के सैंपल से रिलेटेड आपके पास जो है वो हो सकते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है कि द लिस्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड लाइक। ये आप इनकी वेबसाइट भी विजिट करेंगे तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास निस्ट के अलावा ऐसी और कौन सी सोसाइटीज हैं, इनके भी आपको नाम पता होने चाहिए और आपने इनको अच्छे तरीके से सर्च भी करना है, आपकी असाइनमेंट भी इन्हीं से रिलेटेड होगी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ASTM। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप कहीं अपना सैंपल एनालिसिस करवाने के लिए देकर आते हैं और वहां लिखा हुआ है ASTM, इसका मतलब है कि वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल का जो रिकमेंडेड मेथड है, उनका वो मेथड या तो यूज कर रहे हैं या उनका मेथड जो है वो इनके मेथड के क्या है, कंपैटिबल है, इनके मेथड जैसा ही ऑथेंटिक या वैलिड है। अगर आप कल को किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं और आप वहां पर, आपसे जो क्लाइंट है वो आपसे पूछता है कि मैं जो अपना सॉइल का सैंपल दे रहा हूँ या जिस भी चीज का सैंपल दे रहा हूँ आप इसको किस मेथड से एनालाइज करेंगे, तो आपके पास इंडस्ट्री आपको रिकमेंड करती है कि हम ISO ये मेथड यूज कर रहे हैं, ASTM यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह जैसे आपने यहाँ एक निस्ट का नेम पढ़ा है स्टैंडर्ड्स के लिए, दूसरा हमारे पास नेम है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटीरियल्स, अगला नेम है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मटेरियल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। आप लोग अक्सर देखते हैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है ISO से मंजूर शुदा। ठीक है, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन EU। अब आपने इन सब की वेबसाइट्स खोल के देखनी है, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास जो केमिकल स्टैंडर्ड, केमिकल कंपोजिशन स्टैंडर्ड आर सर्टिफाइड फॉर गिवन कंसंट्रेशन विद स्टैटिस्टिकल रेंज गिवन। अच्छा, ये भी आपको मेंशन होता है साथ में इनकी वेबसाइट्स पे कि किस सैंपल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है तो उसके अंदर इस कंपोनेंट की परमिसिबल रेंज, यानी जितनी रेंज उसकी एक्सेप्टेबल है वो इतनी होनी चाहिए। साथ में +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज भी दी होती है कि इससे वैल्यू इतने टाइम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। Depending upon the concentration level being measured, you may establish the measurement should be within, for example, +-2। यानी अगर उनकी मेजरमेंट का आंसर, वो कहते हैं कि सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है 52% है, अगर आपका आंसर 54% आ जाता है तो भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, आपका मेथड एक्यूरेट है। आपका आंसर देखिए, मैं इसको यहाँ आपके सामने लिख देती हूँ।
अगर आपके पास वो कहते हैं कि 50, ये स्टैंडर्ड्स की वेबसाइट पर अगर आपको दिया हुआ है कि आपका आंसर 50 प्लस माइनस 2 हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर आपका आंसर 50 से 2 यूनिट ज्यादा या इससे 2 यूनिट कम आता है तो भी आपका मेथड क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, अलबत्ता इसमें ये होता जाएगा कि जैसे जैसे आप इस वैल्यू से डेविएट करते जाएंगे तो उसमें जो आपकी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के चांसेस है कि ये आंसर ऑथेंटिक है, वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अच्छा, एक और मेथड क्या है जो सबसे ज्यादा आपके मेथड को वैलिडेट कर देगा, वो ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले एसआरएम कंडक्ट करें। एसआरएम क्या है, ये वाला मेथड, यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल के साथ मेजरमेंट करें, फिर उसकी क्या करें, स्पाइक करें विद अ पोटेंशियल, और उसके बाद आप क्या करें, ये दोनों जब आप कर लेते हैं तो उससे आपको क्या हो जाएगा, अपना मेथड की वैलिडेशन का अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद ये भी है कि देयर मे नॉट बी रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल दैट आर आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू योर सैंपल बट सिमिलर। जरूरी नहीं कि आपको अब जो स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल मिले वो सेम टू सेम अपने सैंपल जैसा मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उससे मिलता जुलता जरूर होगा, और वो मिलता जुलता ही क्या करेगा, आपको आपकी मेथड को वैलिडेट करने के लिए इनफ होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग मेजरमेंट्स ऑन रेफरेंस मटेरियल और बाय कंपैरिजन विद अनदर मेथड, statistical considerations suggest that at least 6 degrees of freedom, 7 measurements be made for proper validation. आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं, आप एक रीडिंग नहीं लेते, आप 3 रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी मेथड को वैलिडेट करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम भी जो लेनी है वो 7 रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। तभी आपको वैलिडेट आप अपने मेथड को कर सकते हैं, तभी आप उनका मीन लेंगे और आप कहेंगे कि एवरेज ये वैल्यू आ रही है। अदरवाइज कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, कोई ना कोई जो है वो कह लें कि आपके पास ऐसा एरर हो सकता है जो आपके अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने साइड पे दी हुई है कि परफॉर्म एटलीस्ट 7 मेजरमेंट्स फॉर स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन। अब इसमें आपकी मेन इस टॉपिक के पॉइंट्स अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ मेथड वैलिडेशन क्या है, ठीक है, कि क्या आपका मेथड जो है वो एक्यूरेट है, ट्रू वैल्यू या सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके लिए हमने 3 मेथड पढ़े। बेस्ट मेथड क्या है कि हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल यूज करें। वो कहाँ से आपको मिलेगा, ये मैंने आपको ये बताया, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ है, निस्ट है, एएसटीएम है, एएसीसी है, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये नहीं कर सकते तो दूसरा मेथड फिर क्या है कि हम पहले से जो किसी बुक में या किसी जर्नल में हमारे काम, हमारे सैंपल से मिलते जुलते सैंपल के लिए जो मेथड दिया गया है उसको रन करें, और दोनों मेथड के साथ उनको रन करने के बाद अपने आंसर्स को कंपेयर करें, ठीक है। ये दूसरा मेथड था। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर थर्ड क्या करें, स्पाइक करें। स्पाइकिंग क्या है, नोन अमाउंट ऑफ एनालाइट आप बाहर से ऐड करते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि क्या जितनी अमाउंट हमने बाहर से डाली है क्या उतने ही रिजल्ट्स इनहेंस्ड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। और ये हमारे पास 3 चीजें आ गई। अगर इनको यूज करेंगे तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। अब आपने इसकी टॉपिक्स की हेडिंग बना लेनी है और इसमें से आपने इनको स्पेसिफिकली सर्च करना है कि ये आपके पास ये क्या चीजें हैं, ठीक है। आईयूपैक, ईयू, इनको आपने सर्च करना है। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।